हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने कुछ प्रूविंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, उनमें से हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो या तो 2q की फॉर्म में होता है या 2q+1 की में होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि वो या तो 3q की फॉर्म में होता है या 3q+1 की में होता है या 3q+2 में होता है। ऐसे ही 4q 4q+1 4q+2 या 4q+3 की में होता है। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, उसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर भी किए थे। अब मैं उसी टाइप का एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+1 फॉर सम इंटीजर m। स्क्वायर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। स्क्वायर का हमने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किया था। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं स्क्वायर से ही रिलेटेड। तो ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका स्क्वायर या तो इस फॉर्म में होता है या फिर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। तो देखिए, अब आपको दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है? आप जानते हैं क्या जानते हैं आप लोग? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? कि कोई भी इंटीजर, स्क्वायर नहीं, कोई भी इंटीजर या तो 2q की टर्म्स में होता है या 2q+1 की टर्म्स में होता है। ये पढ़ा था हमने। तो मैं क्या लिख रहा हूं? वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q+1। हम जानते हैं कि कोई भी इंटीजर जो होता है, कोई भी एन इंटीजर, यानी हर इंटीजर की बात हो रही है, वो या तो 2q की फॉर्म में होता है या 2q+1 की में। अब हमें क्या प्रूव करना है कि उस इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। तो हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। पहले वाले का स्क्वायर किया मैंने, तो यह आ गया 4q²। 4q², q² भी एक इंटीजर है तो मैं इसको m नाम दे सकता हूं। ठीक है, सेकंड इस 2q+1 का स्क्वायर करके देखता हूं। a+b का होल स्क्वायर आप सबको आता है। 4q² + 1 + 4q। क्लियर? इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए। q² + q और +1, ये भी एक इंटीजर होगा तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? m। तो 4m+1, यानी कोई भी इंटीजर का स्क्वायर या तो 4m की टर्म्स में आता है या फिर 4m+1 की फॉर्म में आता है। तो क्लियरली क्या प्रूव हो गया? क्लियरली ये जो बात हमको प्रूव कर दी उसको एज इट इज लिख देंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+1 फॉर एनी इंटीजर m। क्लियर है ये बात? तो ये एक और इस तरह का क्वेश्चन हो गया। बताइए कोई दिक्कत हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट, ये स्क्वायर था, हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। प्रूव दैट, स्क्वायर की जगह हम ले लेते हैं क्यूब। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है क्यूब का, कि किसी भी इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो वो क्यूब या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m+1 की फॉर्म में होगा या 9m+8 की फॉर्म में होगा। तो हम क्या जानते हैं? हम तो बहुत सारी बातें जानते हैं। क्या जानते हैं? हमें क्या बात इसमें से यूज करनी है? आप जानते हैं कि किसी भी इंटीजर का फॉर्म जो होता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ
द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। पिछले क्वेश्चन में मैंने 2q और 2q प्लस 1 यूज किया था, इसमें मैं ये यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज सेलेक्ट करता हूं। क्योंकि मुझे इनके क्यूब करना है और क्यूब को मुझे 999 की टर्म्स में लाना है, तो 3 का क्यूब करने पर ही मैं 9 ला सकता हूं, अदरवाइज तो नहीं ला सकता। 2 का करने पर तो नहीं ला सकता, 9 आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हर एक का क्यूब करना है। इसका क्यूब करेंगे 27 क्यूब, इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा, इसको एक इंटीजर m नाम दे सकता हूं, 9m। तो इसका क्यूब जो है वो 9m की फॉर्म में आ गया। सेकंड, 3q प्लस 1 का मैं क्यूब करूंगा, तो a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी कि 9q। क्लियर? अब देखिए ये और ये, इनमें से 9 कॉमन आ रहा है, 9, तो यहां बचेगा 3q, यहां बचेगा 3q स्क्वायर, यहां बचेगा q, और ये प्लस 1 अलग से। इस पूरे को m नाम दे सकता हूं क्योंकि ये भी एक क्या है, इंटीजर है, तो इसका जो क्यूब है वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। थर्ड और बच रहा है हमारे पास 3q प्लस 2, इसका क्यूब कर लेते हैं, 27q प्लस 8 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b, 3a स्क्वायर इंटू b। तो देखिए 3 तो ये हो गया, 9, 27 टू 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36q। तो इसमें से और इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, 9 इसमें से लिया 6 प्लस 8, इसको कोई भी इंटीजर m नाम दे सकता हूं, तो ये हो गया 9m प्लस 8। यानी जो क्यूब हमने किए हैं इंटीजर्स के, वो या तो 9m की फॉर्म में आते हैं, या 9m प्लस 1 के में आते हैं, या 9m प्लस 8 के में आते हैं। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए अभी तक हमने ईडीएल यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना सीखा था। इसके बाद हमने कुछ प्रूविंग क्वेश्चंस किए। अब एचसीएफ तो हमने 2 नंबर्स का ही निकाला था, अगर 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तब उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना चाहते हैं कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ ऑफ 136, 170 एंड 255। क्लियर है? अब देखिए 3 नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। पहले इन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लो, फिर उनका जो एचसीएफ आएगा उसका एचसीएफ 255 के साथ निकाल लो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले हम क्या करेंगे 136 एंड 170 इनका एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, अप्लाई ईडीएल, इस पर ईडीएल अप्लाई कर दें तो 170 इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 170 इक्वल्स टू क्या आएगा 136 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे प्लस ये आपके पास बचेगा 34 जो है आपके पास क्या बचेगा, वो बचेगा रिमाइंडर। आप करके देख लीजिए 136 से 170 को डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नाउ रिमाइंडर इज नॉट 0, सो अप्लाई। अब ईडीएल किस पर अप्लाई होगा, अगेन 136 एंड 34 पर, 136 एंड 34 पर। तो हम क्या करेंगे 34 से 136 को डिवाइड करेंगे,
तो 136 इक्वल्स टू ये 4 टाइम्स चला जाएगा फुल और ये आ जाएगा 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब 34 इज द HCF ऑफ 136 एंड 170। 136 और 170 का HCF तो आ गया आपके पास में क्या? 34। लेकिन आपको तीनों का निकालना है। तो नाउ अब मैं क्या करूंगा, 34 और 255 का HCF निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? अप्लाई ईडीएल। इन दोनों पर मुझे क्या अप्लाई करना है? ईडीएल अप्लाई करना है। तो 255 इक्वल्स टू 34 इंटू, आप 34 से इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 7 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। और आपका जो रिमाइंडर है वो बचेगा 17। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, 7 टाइम्स ये जाता है और 17 इसका रिमाइंडर बचता है। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब ईडीएल किस पर अप्लाई होगा? 34 एंड 17। 34 एंड 17। तो 34 इक्वल्स टू 17 इंटू 2 प्लस 0 आएगा, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो बताइए रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका HCF क्या हो गया? सो HCF इज 17। तो इस तरीके से हम 3 नंबर्स का HCF निकालते हैं। पहले कोई भी 2 का HCF निकाल लो, फिर जो HCF आता है उसका बचे हुए के साथ क्या निकाल लेते हैं हम लोग? HCF निकाल लेते हैं। तो तीनों के HCF आ जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग टाइप के क्वेश्चंस में डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेवल, उसमें सबसे पहले हमने HCF निकालना सीखा, उसके बाद प्रूविंग क्वेश्चंस किए। अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। वर्ड प्रॉब्लम्स पर हम आते हैं। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है, ये क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है, नहीं तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे। आगे हम एलसीएम भी पढ़ेंगे तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। समझ रहे हैं? इसलिए हमको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्मी ग्रुप ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, उसके पीछे उनको मार्च करना है 616 मेंबर्स को इन ए परेड, जैसे परेड होती है ना उसमें। क्लियर? अब ये कह रहा है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो दोनों तरह के ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत। देखो क्या है, ये 32 मेंबर्स है, ठीक है। इन 32 मेंबर्स को आपको कॉलम्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और हर कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ क्या होने चाहिए? मेंबर्स होने चाहिए। ये जो 32 मेंबर हैं, देखो द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन 32 के कॉलम्स बनाने हैं। क्या आप कितने कॉलम्स में? बहुत सारे, एक ही कॉलम में 32 को कर दो तो भी मार्च हो जाएगा। आप चाहो दो में कर सकते हो, 2 कॉलम्स में इक्वल 16 16। 3 कॉलम्स में आप 32 को मार्च नहीं करवा सकते क्योंकि इक्वल होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 32 3 से डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है। 4 में करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, 8 8 8 आ जाएंगे, 8 8 आ जाएंगे। 5 में नहीं करवा सकते, 6 में, 7 8। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि आप कितने भी कॉलम्स में इन 32 मेंबर्स को मार्च करवा सकते हैं। सपोज आपने 4 कॉलम्स में इनको मार्च करवाया तो 32 में से जो है 8 मेंबर्स इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 मेंबर्स इसमें है। अब जैसे ये 8 मेंबर्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 मेंबर्स के पीछे अब ये कॉलम्स कितने हो गए? ऐसे 8 8 करके ये 4 कॉलम्स हो गए आपके पास, हो गए कि नहीं हो गए? अब ये 616 मेंबर्स को भी आपको क्या करना है, इन 4 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना, अगर हो सके तो। आपको यही तो पता करना है आपको क्या, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बनाने हैं। आप जितने ज्यादा कॉलम्स बना सकते हैं तो ऐसा बहुत, मैंने आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको 616 को भी उतने ही पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा जितने में 32 को किया है। समझ रहे हो आपको? तो इसका मतलब पता क्या है, ऐसा हो सकता है आप क्या करें, इसके जो 32 मेंबर्स है 16 16 एक में ले लो, इसमें 16 इसमें 16, ऐसे 616 जो मेंबर्स हैं
उनको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इनके पीछे मार्क्स चल जाएंगे। ये एक पॉसिबल आंसर है, लेकिन उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे हैं। तो आप इस क्वेश्चन का मतलब समझे कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको बड़े से बड़ा, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 616 को भी डिवाइड कर सके और 32 को भी डिवाइड कर सके। बोले है कि नहीं भाई, आपको 32 को भी इक्वल पार्ट्स करने हैं, 616 के भी इक्वल पार्ट करने हैं कि नहीं करने हैं, ठीक है। तो आपको यही तो बताना है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो 616 और 32 दोनों को डिवाइड करता हो। जो अगर आपने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया जो 616 और 32 को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, तो उतने ही आप कॉलम बना दीजिए। उतने ही कॉलम में ये भी डिवाइड हो जाएंगे और ये भी डिवाइड हो जाएंगे, और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ये मार्च कर सकते हैं। यानी आपको इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो तो क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्रुप 616 है और नंबर ऑफ मेंबर्स इन बैंड क्या है, 32। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें आप इनको मार्च करवाएंगे, वो होगा एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। 616 और 32 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो कर लेते हैं, अप्लाई ईडीएल टू 616 एंड 32। 32 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा बच्चों 19 टाइम्स और रिमाइंडर बचेगा 8। आप करके देख सकते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए अप्लाई ईडीएल टू 32 एंड 8। तो 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या है बच्चों, 8। डिवाइजर एट दिस स्टेज, तो 8 है आपका एचसीएफ। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाएंगे आप, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाएंगे, 8। नंबर ऑफ कॉलम्स 8 बनेंगे। समझ गए आप नंबर ऑफ कॉलम्स 8 कैसे बनेंगे, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले कॉलम में, अब ये 32 मेंबर्स है, 8 कॉलम में डिवाइड करना है, तो ये जो बैंड वाले मेंबर्स हैं वो तो 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ये 8 जो है आपके कॉलम्स बन गए। इनमें 4 आपने क्या कर दिए, 32 मेंबर्स को कर दिए। अब 616 भी इन 8 में डिवाइड हो जाएगा, तो आप ऐसा करिए 616 को 8 से डिवाइड कीजिए और वो जो आएंगे वो सब एक कॉलम में आ जाएंगे। भाई 616 को आप 8 से डिवाइड करो तो जितने मेंबर आएंगे वो एक में आ जाएंगे, फिर दूसरे में आ जाएंगे, तो हो जाएंगे टोटल 616। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर एक और हम इसका वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्या कह रहा है, 144 कार्टन्स ऑफ कॉक कैंस and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोक कैन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ कॉक कैन कितने हैं, 144 कार्टन्स तो कॉक कैन के हैं। नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ पेप्सी कैंस कितने हैं, 90 कार्टन्स इसके हैं। अब हमें क्या करना है भाई, ये जो 144 है इनको जमाना है अलग अलग, कि 10 एक में रख दिए, 10 एक में 10, ऐसे इक्वल हमको इनको बांटना है। ठीक है, पर 10 में तो बटेंगे नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, 4 4 या जो भी है, मतलब इसी का कोई डिवाइजर आपको ढूंढना है।
ऐसे ही आपको 90 पेप्सी कैंस को भी अलग अलग, पर क्या करना है भाई, एक स्टैक के अंदर एक ही जैसा ड्रिंक होना चाहिए। मतलब पहले आपको क्या करना है, कोक कैंस के जो 144 है उनको बनाना है, फिर 90 को जमाना है, लेकिन सेम एक स्टैक के अंदर सेम नंबर ऑफ कैंस होनी चाहिए। क्लियर? यानी आपको क्या करना है, आपको वो नंबर ढूंढना है बड़े से बड़ा, मैक्सिमम। आपसे पूछा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव, कि कितने कार्टन्स एक स्टैक में आ सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको बड़े से बड़ा वो नंबर ढूंढना है जो 144 को भी डिवाइड कर सके और 90 को भी डिवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि आपको 144 कैंस को भी तो डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में, और 90 कैंस को भी डिवाइड करना है ना। और जितने, और आपको क्या करना है, जैसा आपने डिवाइड किया तो हर स्टैक का हाइट सेम होना चाहिए, यानी हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ कैंस होनी चाहिए। तो आपको 144 और 90 को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है। तो वो क्या होगा, HCF ऑफ 144 एंड 90, और वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक। ठीक है, नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक है इक्वल्स टू HCF ऑफ, समझ में आ गया आपको बात, HCF क्यों निकालना पड़ रहा है, क्लियर? 144 एंड 90। तो कैसे निकालेंगे, अप्लाई EDL टू 144 एंड 90। तो 144 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस कितना बचेगा, 144 में से आप 90 को माइनस कीजिए, 90 और 10 हो गया आपका 100, 54 बचेगा, 54 बचेगा। क्लियर? अब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो वापस अप्लाई करें 90 एंड 54 पर, ऐसे सिखाया था। 54 इंटू 1 प्लस कितना बचेगा आपकी बात, 54 और 6 हो गया आपके 60, 6 हो गया आपके 60 और 36। ठीक है, कितना बचा, 36। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा EDL, किस पर, 36 पर। मैं यहां कर देता हूं, जगह नहीं है नीचे। तो 54 इक्वल्स टू 36 इंटू 1 प्लस, बताइए कितना बचा, 36 इंटू 1 प्लस 18 बचेगा। फिर से आप अप्लाई करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। 36 इक्वल्स टू 18 इंटू 2 प्लस 0। तो HCF क्या आया, 18। तो नंबर ऑफ कार्टन्स ईच स्टैक हैव इक्वल्स टू 18। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करिए, ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर पढ़े हैं, HCF फाइंड आउट करना, प्रूविंग क्वेश्चंस, और थर्ड जो हमने इसमें पढ़ा था वो पढ़े हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये है बच्चों HCF और यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने फैक्टराइजेशन पहले भी पढ़ रखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से हम LCM और HCF निकालना, उनकी कुछ थ्योरम्स और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।